स्टोरीज फ्लेक्स प्रस्तुत करता है द लास्ट डेज। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक फ्रांस का बार्सिलोना शहर दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल सुनसान और खंडहर हो गया होता है। सड़क पर एक भी आदमी नहीं दिखाया जाता और जहां देखो तहां आग लगी होती है। दोस्तों, ये सीन शिफ्ट हो जाती है और हमें इस कहानी का मुख्य किरदार मार्क को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग में खाने का तलाश कर रहा था और एक लाइन में एक इंसान सबको खाना बांट रहा था। खाना खाने के बाद वो जाता है बेसमेंट के अंदर जहाँ पर कई लोग मिलकर जमीन के नीचे एक सुरंग बना रहे थे और एक के बाद एक ये लोग जाकर खोद रहे थे। बारी आती है मार्क की तो ये भी अपने काम में लग जाता है और उस सुरंग में खुदाई करना शुरू करता है, लेकिन वो जोश जोश में आके इतने तेजी से खुदाई करने लगता है कि लोग डर जाते हैं। दरअसल ये अचानक से अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया के बारे में सोचता है और उसकी यादों में खो जाता है और बहुत जोर से गड्ढे खोदने लगता है। इसको देख के इसके अगल बगल वाले घबरा जाते हैं और कहते हैं अरे भाई मरवाएगा क्या, और तभी इसे होश आता है और कहता है सॉरी। लेकिन ये लोग गड्ढा खोदने में कामयाब हो जाते हैं और एक सुरंग के उस पार दिखाया जाता है एक रेलवे स्टेशन होता है। इसके बाद वो अपना काम रोककर ऊपर जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है उसके पुराने बॉस एनरिक के साथ। मार्क एनरिक से कुछ ज़रूरी बात करना चाहता है लेकिन एनरिक कहता है कि हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद कहानी दोस्तों ये पास्ट में चली जाती है जहाँ पे हमें मालूम चलता है कि जो मार्क रहता है वो एक कंप्यूटर इंजीनियर होता है और उसकी नौकरी पे बहुत ज़्यादा खतरा होता है क्योंकि उसकी नौकरी कभी भी जा सकती थी। और जो एनरिक रहता है ये इसका बॉस रहता है। मार्क की खराब परफॉर्मेंस के कारण एनरिक उसका बॉस कहता है अगर तुम ऐसे ही काम करते हो तो बहुत जल्द मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। इसके बाद मार्क अपने घर पे जाता है और उसके घर पे रह रही होती है उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया और वो उससे कहती है हम दोनों इतने सालों से साथ में हैं, क्यों ना हम दोनों एक बेबी प्लान करें। मार्क इसके लिए तैयार रहता है लेकिन मार्क की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो बहुत ख़राब होती है। इसकी जो करंट टाइम में नौकरी है इस पर खुद सवाल उठा हुआ है कि इसकी नौकरी कब चल जाए, इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड को मना कर देता है और कहता है मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। यह सीन यही कट हो जाता है और कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर मार्क अपने पुराने बॉस एनरिक से मिलता है और उससे एक मदद मांगता है। दरअसल एनरिक जो उसका बॉस रहता है उसके पास एक जीपीएस डिवाइस होता है जिसके द्वारा किसी भी लोकेशन पे जाया जा सकता है। मार्क उससे कहता है कि प्लीज़ तुम ये जीपीएस डिवाइस करके मेरी गर्लफ्रेंड का पता लगा दो और अगर तुमने मेरा ये काम किया तो मेरे पास जितने भी खाने के सामान है मैं वो तुम्हें दे दूंगा। इस पे एनरिक कहता है सॉरी मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला और वो मार्क का ऑफर वहीं ठुकरा देता है। मार्क वहाँ से जाने लगता है लेकिन वो जाने से पहले एनरिक से कहता है सोच लो अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं बाहर जाके हल्ला कर दूंगा कि तुम्हारे पास जीपीएस है, फिर तो वो लोग तुमसे छीन ही लेंगे। इस पे एनरिक उसे रोकता है और मजबूरन कहता है ठीक है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, बस तुम अपना ये मुंह बंद रखना और हम दोनों एक दूसरे की मदद करते रहेंगे इस तरह। इसके बाद ये दोनों जीपीएस डिवाइस के जरिए ट्रैक करना शुरू करते हैं और जाते हैं भीड़ भाड़ वाली जगह पर। अब दोस्तों दिखाया जाता है धरती के जितने भी इंसान होते हैं वो सभी अब बिल्डिंग्स के नीचे रह रहे होते हैं। कोई भी इंसान सड़क पे नहीं होता और हमें दिखाया जाता है हर तरफ इंसान ही इंसान, लेकिन सिर्फ बिल्डिंग के नीचे। और ये दोनों जीपीएस डिवाइस से ट्रैक कर रहे होते हैं और गर्लफ्रेंड जूलिया को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कहानी एक बार फिर से दोस्तों फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है अब मार्क जो ऑफिस में काम करता था। एक दिन वो नोटिस करता है कि उसका जो नेबर रॉरी रहता है वो कई दिनों से अपने बिल्डिंग से बाहर नहीं निकला होता और ऑफिस में जाने पर उसे मालूम चलता है जो रॉरी रहता है वो कई महीनों से इस ऑफिस में छुप कर रह रहा था। वो उसी ऑफिस में काम करता और फिर उसी ऑफिस में सो जाता, वो उस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलता। एक दिन उसका बॉस उसे पकड़ लेता है और रॉबिडा से कहता है तुम्हें इस बिल्डिंग को छोड़ के जाना होगा और तुम हमसे बिना परमिशन लिए रात भर यहाँ रहते थे इसलिए मैं तुम्हें इस नौकरी से बेदखल कर रहा हूँ। रॉबिडा कहता है प्लीज मुझे आप इस बिल्डिंग से मत बाहर निकालिए, मैं यहाँ पोछा भी लगा दूंगा। लेकिन वो कहता है सॉरी तुमने हमारे साथ धोखाधड़ी किया है। और कुछ सिक्योरिटी गार्ड रोबिरा को गोद में उठाकर बिल्डिंग से बाहर ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही रोबिरा को गेट के बाहर ले जाया जाता है तो उसे हार्ट अटैक आ जाता है। जब वो लोग उसे अंदर ले जाते हैं तो उसकी कुछ कंडीशन कंट्रोल में आती है, लेकिन हार्ट अटैक के कारण रोबिरा वहीं मारा जाता है। मार्क ये सब चीज़ें देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और जब वो अपने घर पे जाता है तो अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया को ये सारी बात बताता है और वो कहता है क्या तुमने कुछ महीनों से एक बात नोटिस की है, लोगों ने अब सड़क पर निकलना बंद कर दिया है। अब कुछ लोग अपने घर में ही कैद रहते हैं, ऐसा क्यों?
कहीं ये कोई संकेत तो नहीं। इस पे गर्लफ्रेंड कहती है, तुमने सोचना ज़्यादा शुरू कर दिया है, सोचो कम और काम ज़्यादा करो। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और मार्क और एनरिक जीपीएस डिवाइस के जरिए जूलिया के घर पे जाने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग सड़क से ना जाकर सबवे के जरिए जा रहे थे, जमीन के नीचे से, और ये लोग फाइनली उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं जहां पर जूलिया और मार्क पहले रहा करते थे। यह लोग एक बॉम्ब के जरिए सबसे पहले उस बिल्डिंग को उड़ाते हैं और फिर उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। जब ये लोग इस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि जूलिया अब यहाँ नहीं रहती, लेकिन उसकी पड़ोसी उसे बताती है कि जूलिया यहाँ से जाने से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी और शायद वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली भी होगी। इस पे यहाँ पे मार्क थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और वो कहता है, वो कहाँ है, क्या आप मुझे बता सकती हैं? इस पे वो कहती है, आखिरी बार शायद मैंने उसे शॉपिंग मॉल में देखा था। इसके बाद मार्क को समझ आता है कि शायद जूलिया शॉपिंग मॉल में हो और वो वहाँ जाने की तैयारी करने लगता है। एक बार दोस्तों कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है एक न्यूज़ शो को, जहाँ पर दिखाया जाता है दुनिया में एक पैंडेमिक, एक नया वायरस फैला होता है जिसका नाम रहता है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया अगर किसी को हो जाए तो वो इंसान घर में कैद रहना पसंद करता था। अगर वो इंसान घर से बाहर निकलता तो वो हार्ट अटैक से मारा जाता। ये एक ऐसी पैंडेमिक थी जो दुनिया में बहुत तेजी से फैल रही थी और इसका कोई इलाज नहीं था। वैज्ञानिक भी परेशान थे और हर कोई परेशान था कि इस बीमारी को कैसे रोकें। हालांकि ये बीमारी धीरे धीरे फैल रही थी, इसलिए वैज्ञानिक निश्चिंत थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी पैंडेमिक बन गई थी। वहीं दोस्तों में जूलिया और मार्क को दिखाया जाता है, जो लोग बच्चे को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे थे। जूलिया चाहती थी कि वो माँ बने, लेकिन मार्क चाहता था कि पहले हम कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर लें, फिर हम एक बच्चा करेंगे। मार्क कहता है, तुम्हें दिखता नहीं, एक तरफ दुनिया में इतनी बड़ी पैंडेमिक फैल रही है और तुम्हें बच्चे की पड़ी है। इस पे जूलिया उससे कहती है, पैंडेमिक तो एक बहाना है, असल में तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए शायद मेरे बच्चे को भी तुम नहीं चाहते। इसके बाद एक भयंकर झगड़े के बाद जो मार्क रहता है वो अपने ऑफिस निकल जाता है उस दिन, और जब वो ऑफिस जा रहा होता है तो उसका थोड़ा तबीयत खराब हो रहा होता है और उसे चक्कर वगैरह आ रहा होता है। यह बात बताने के लिए जूलिया को फ़ोन करता है, लेकिन जूलिया में झगड़ा हुआ था इसलिए वो फ़ोन नहीं उठाती। जब वो ऑफिस पहुंचता है और ऑफिस पहुंचने के बाद जब वो घर जाने के लिए छुट्टी में निकलता है तो वो देखता है कि वो बिल्डिंग के बाहर कदम नहीं रख पाता। जैसे ही वो बिल्डिंग के बाहर कदम रखता तो उसे चक्कर आने लगते हैं और उसे मतलब हार्ट अटैक आने लगता। इसलिए उस दिन वो अपने घर नहीं जाता, ऑफिस में ही रुक जाता है और समय बीतता जाता है। जो मार्क रहता है अब ऑफिस में ही रहने लगता है। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है और ये लोग जूलिया को ढूंढने निकलने वाले होते हैं कि तभी एनरिक से बोलता है, देखो दोस्त, हमारी बात यहाँ तक आने की हुई थी तो हमारा अब डील खत्म हो चुका है, तो तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊँ। इस पे मार्क कहता है, क्या तुम मेरी इतनी सी मदद नहीं कर सकते? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड को मुझे नहीं ढूंढा सकते? तुम्हें करना ही क्या है? इसके बाद तुम जाके ऐश करोगे। तभी एनरिक को गुस्सा आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हारी तरह नल्ला नहीं हूँ, मुझे भी एक काम है, मैं उस काम से जा रहा हूँ। मार्क कहता है, ऐसा तुम्हारे पास क्या काम है? तुम्हें किसे ढूंढना है? एनरिक कहता है, मेरे फादर को मुझे ढूंढना है। मतलब जो एनरिक रहता है वो अपने पिता को ढूंढता है और मार्क को बताता है कि मेरे पिता एक अस्पताल में भर्ती थे आखिरी बार और वो मर चुके हैं, और ये जो मैं फूल बिया ले जा रहा हूँ ना, ये मैं उनके ले जा रहा हूँ और मैं उन्हें बस आखिरी बार देखना चाहता हूँ। तुम बस मेरा ये काम करवा दो, फिर ये जीपीएस डिवाइस तुम्हारी, तुम इसे लेकर जाकर ढूंढ सकते हो। इस पे मार्क भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और एनरिक का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तो जो मार्क और एनरिक रहते हैं अब अंदर ही अंदर एक दूसरे से एक बहुत पक्की दोस्ती कर चुके होते हैं, क्योंकि कई बार इन दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई होती है। जैसे कि जब ये लोग आगे जा रहे होते हैं तो इनके ऊपर एक भालू भी हमला करता है, लेकिन जो मार्क रहता है इसने एनरिक की जान बचाई होती है, जिसके कारण इन लोग की दोस्ती अब बहुत पक्की हो चुकी थी। अब जब ये लोग इसके पिता को ढूंढने जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें कुछ ग्रुप ऑफ सर्वाइवर्स मिलते हैं, मतलब कुछ बचे हुए लोग मिलते हैं, और वो इन्हें बताते हैं कि एनरिक, तुम जिस अस्पताल में जा रहे हो वो अस्पताल तो कब का जल चुका है। और एनरिक बोलता है, मेरे पिता कहाँ हैं? वो कहता है, तुम्हारे पिता उसमें क्या कर रहे थे? तो बोलता है कि मेरे पिता उसमें कोमा में थे। तो वो लोग बताते हैं, सॉरी दोस्त, वो अस्पताल जल गया है और उसमें जितने भी लोग थे सभी लोग मारे गए थे। सुनने के बाद दोस्तों जो एनरिक रहता है वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता और वो अपनी जान देने की भी कोशिश करता है, लेकिन मार्क उसके पास आता है और उसे समझाता है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं ख़त्म करनी चाहिए, अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है और देखना एक ना एक दिन हम इस पैंडेमिक से भी छुटकारा पाएंगे। एनरिक उससे कहता है, दोस्त, मेरा तुम्हारा सफ़र यहीं तक था, मुझे मेरे हाल पे यहाँ पे छोड़ दो, ये लो जीपीएस
और जाओ अपने बच्चे और अपने गर्लफ्रेंड को ढूंढो। मैं यहीं अब से रहूँगा क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब कुछ करने को है नहीं। इसके बाद मार्क उस जीपीएस को लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रेस करते हुए एक शॉपिंग मॉल में जा पहुंचता है, जहां पर वो कुछ बचे हुए सर्वाइवर से मिलता है और वो उन लोग से अपनी बीवी के बारे में पूछता है। शुरू में तो सर्वाइवर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव रहता है और इसके ऊपर तीर तान देते हैं, लेकिन वो बोलता है अरे भाई मैं एक आम आदमी हूँ अपनी बीवी को ढूंढ रहा हूँ और कोई बात ऐसी नहीं है। ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से कई सारे लोग हमला कर देते हैं और ये जो लोग रहते हैं ये आदमखोर होते हैं। दरअसल इंसान ब्रीडिंग में रहते रहते उससे कुछ खाने को नहीं मिलता है तो अब इंसान को ही खाना शुरू कर देता है और जो सर्वाइवर्स होते हैं ये इनके ऊपर हमला कर देते हैं। और इस हमले के बीच किसी प्रकार से मार्क बचते बचाते निकलता है और अपनी एक पुरानी सहेली एंड्रिया से मिलता है और उससे जूलिया के बारे में पूछता है, क्योंकि आखिरी बार एंड्रिया और जूलिया साथ में शॉपिंग मॉल में गई थी। अब उसे एंड्रिया बताती है कि मैं जब इस मॉल में फंस गई थी ना उस समय, तो जूलिया सामने वाली बिल्डिंग में गई थी और शायद वो भी सामने वाली बिल्डिंग में होगी। इतना ही एंड्रिया बता रही होती है कि तभी एक आदमखोर व्यक्ति आता है और उसके ऊपर चाकू मार के हमला कर देता है और वो व्यक्ति मार्क को भी मारने वाला होता है कि तभी एनक्रुक पीछे से आता है और उसके ऊपर बहुत जोर से चाकू से वार करता है और उसे वहीं मार देता है और इस प्रकार से वो मार्क को बचा लेता है। मार्क पूछता है तुम यहाँ कैसे? एनरिक कहता है मैंने सोचा जब मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं तो तुम्हें तुम्हारे प्यार से तो मिलवा ही सकता हूँ। इसके बाद एनरिक और मार्क किसी प्रकार से बचते बचाते एक सेफ जगह पे जाते हैं। अब यहाँ पे जो एनरिक रहता है उसे एक चोट लगी होती है चाकू से, जिसके कारण मार्क उससे कहता है तुम यहीं आराम करो, मैं सामने वाले बिल्डिंग में जरा देखता हूँ कहीं कोई है तो नहीं। और वो जंगला राहें देखना शुरू करता है कि कहाँ पर उसकी बीवी है और वो पूरा जंगला छान मारता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। कि तभी दोस्तों उसे नीचे वाले फ्लोर पर एक लड़की दिखती है जो कि जूलिया होती है और वो चिल्लाता है जूलिया जूलिया, लेकिन शीशा के तगाना कुछ नहीं सुनाता। लेकिन कहते हैं सच्चे प्यार में जान होती है। जो सच्चा प्यार होता है इसका जूलिया उसको देखती है और वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पे मार्क भैया पूरी तरीके से उमंग में जा चुके थे और वो एनरिक को बताने जाते हैं कि मेरी बीवी मुझे मिल गई। लेकिन जब वो एनरिक के पास जाता है तो देखता है एनरिक अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, क्योंकि जो उसे चोट लगा था वो काफी ज्यादा जहरीला चाकू था, जिसके कारण उसका हालत बहुत खराब होता है। और मरते वक्त एनरिक कहता है उससे दोस्त मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे रहा हूँ, बस मेरी एक आखिरी इच्छा है कि तुम अपनी बीवी से ज़रूर मिलना, वो सामने वाली बिल्डिंग में है और पूरी हिम्मत करके तुम्हें वहाँ तक जाना होगा। और इतना कहते कहते वो मर जाता है। अब दोस्तों जो मार्क रहता है वो नीचे जाता है और रोड के उस पार एक बिल्डिंग होती है जहाँ पर जूलिया खड़ी होती है और बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि मार्क रोड के उस पार कैसे जाएगा, क्योंकि एंग्रोफोबिया एक ऐसी बीमारी है कि इंसान जैसे ही घर से बाहर कदम रखता है तो उसे एक दौरा पड़ जाता है। मार्क अपने दिल में पूरी तरीके से हिम्मत जुटाता है और पूरी जांगर लगाकर उस बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ता है। हालांकि जब वो दौड़ता है तो आधे रास्ते में उसे चक्कर आ जाता है और वहीं बेहोश होने लगता है। उसकी बीवी चिल्ला रही होती है मार्क तुम कर सकते हो, और इसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। और दोस्तों अब हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूलिया एक बच्चे को जन्म दी होती है और यहाँ पे मार्क भी होता है। इसके बाद कुछ समय बाद और दिखाया जाता है जूलिया और मार्क ने मिलकर एक अलग ही दुनिया बना ली थी, जहाँ पर जो बीज होते हैं वो बीज का इस्तेमाल कर अपने घर के अंदर ही खेती किए होते हैं और सारा व्यवस्था घर के अंदर किए होते हैं। उनका बच्चा भी बड़ा हो जाता है और अब वो 15 साल का हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है जो उसका बच्चा रहता है वो नॉर्मल इंसान की तरह रहता है, वो धूप में बाहर जा सकता है और उसे बीमारी नहीं होती और वहाँ पे जितनी भी दुनिया होती है वो सभी जंगल बन गई होते हैं। और उसके बच्चे को लेने कुछ बच्चों का ग्रुप आता है और वो उसके साथ चला जाता है। और इसमें ये दिखाया जाता है जो मार्क का बेटा रहता है और जो कुछ बच्चे रहते हैं ये एक नई सिविलाइजेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो पहले के युद्ध था वो अब पूरी तरीके से इस बीमारी से पीड़ित हो चुका है और वो घर में रहते हैं, और जो अब नए बच्चे जो जन्म लिए हैं वो लोग इस बीमारी के पीड़ित नहीं हैं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है द लास्ट डेज। कुछ सवाल होंगे आपके मन में तो मैं आपको जवाब देता हूँ। तो इस मूवी का कहानी ये था कुल मिला के कि एंग्रोफोबिया नाम का एक बीमारी फैला था जिसके द्वारा इंसान के मन में एक ऐसी घृणा बन गई थी कि वो घर से जैसे बाहर निकलेगा तो वो मर जाएगा। और जब इंसान सोच कर लेता है तो ऐसा होता है उसके साथ, जिसके कारण पूरी दुनिया बाहर न
न रहकर अंदर रह रही होती है और पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो नए बच्चे होते हैं, नए टीनेजर्स होते हैं, इस दुनिया को फिर से चलाने के लिए घर से निकलते हैं। यह मूवी दोस्तों फ्रांस में रिलीज़ हुई थी। मूवी की IMDb रेटिंग 7 की है। ऐसी और अमेजिंग मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन को जानने के लिए सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों मेरा चैनल स्टोरीज फ्लिक्स को। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना खूब ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।